हेलो गाइज, मैं हूं डॉक्टर आमिर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज आपके लिए लेकर आया हूं विज्ञान कक्षा 10वीं एनसीईआरटी लेसन 2 अमल, अक्षारक और लवण। तो आज हम अमल को जल में मिलाना, आयनीकरण, सार्वत्रिक सूचक आदि के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। अमल को जल में मिलाना। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम अमल को जल में मिलाते हैं, अमल को जल में ऐड करते हैं तो आयन बनते हैं। क्या बनते हैं? आयन। आयन बनते हैं। तो इस प्रक्रम को इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे HCl ये अमल है। यदि हम इसको H2O पानी में मिलाएंगे तो यहाँ पे आयन बनते हैं। तो कौन से आयन बनते हैं? H3O प्लस और क्लोरीन का ऋणात्मक, यानी इस तरह से आयन बन जाते हैं। कैसे? HCl को पानी में मिलाएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन का आयन निकलता है और वो पानी के साथ में प्लस हो जाता है और इस तरह से H3O प्लस बन जाता है। यानी अमल को पानी में मिलाते हैं तो हाइड्रोजन का धनायन पैदा होता है। तो हाइड्रोजन का धनायन यहाँ से पैदा हुआ। H2O पानी पहले से है, इसके साथ मिलकर वो क्या बनाता है? H3O प्लस और क्लोरीन का ऋणायन बनाता है। तो इस प्रकार हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन धनात्मक आयन या H3O प्लस, इसको हम हाइड्रोनियम कहते हैं। हाइड्रोनियम द्वारा दर्शाते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन धनायन, हाइड्रोजन यानी हाइड्रोनियम धन आयन, इस तरह से हम दिखाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे टर्म आती है आयनीकरण। आयनीकरण क्या है? तो आयनीकरण क्या है कि जब हम अमल या अक्षारक को जल में मिलाते हैं, जल में मिलाते हैं या जल में डालते हैं, तो क्या होता है? आयन उत्पन्न होते हैं। आयन उत्पन्न होते हैं। आयन उत्पन्न होते हैं। तो इसी का नाम क्या है? इसी का नाम आयनीकरण है। आयनीकरण, जैसा कि नाम है आयनीकरण। आयनीकरण का मतलब है आयन बनना, यानी मोटे तौर पे हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। आयनीकरण का मतलब है आयन बनना। और आयन कब बनेंगे? जब हम अमल या अक्षारक को जल में डालेंगे। तो अमल हाइड्रोजन धन आयन पैदा कर देगा और अक्षारक हाइड्रोक्साइड के ऋण आयन पैदा कर देगा। तो इस प्रक्रिया का नाम क्या है? आयनीकरण। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जब हम अमल को जल में डालते हैं तो क्या हो जाता है? आयन बनते हैं। अभी देखा आपने आयन। तो आयन बनते हैं तो क्या होगा? जो अमल और जल का विलयन है,
अम्ल जल का विलयन, यानी ये घोल बन जाता है। तो ये क्या है, ये विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि विद्युत हमेशा आयन की मदद से चलती है। विद्युत कैसे चलती है, आयन की मदद से चलती है। तो अम्ल को जल में डालने से जो इन दोनों का विलयन बनता है उसमें क्या है, हाइड्रोजन के आयन पैदा होते हैं। हाइड्रोजन के आयन पैदा होंगे तो क्या होगा, यदि हम उसमें विद्युत गुजारें तो विद्युत गुजर जाती है। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, जो हाइड्रोजन का आयन है ये अम्ल को जल में डालने पर ही, अम्ल को जल में डालने पर ही बनता है, डालने पर ही बनता है। यदि अम्ल को जल में डालेंगे तो हाइड्रोजन का धनायन पैदा होगा। यदि हम अम्ल को किसी और चीज में डालेंगे तो हाइड्रोजन का धनायन पैदा नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जल की उपस्थिति में ही पैदा होता है। अब देखें, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज या अल्कोहल है, अल्कोहल, यदि हम इनका विलयन तैयार कर लें, इनका विलयन, तो इसमें से विद्युत नहीं गुजरेगी। ये विद्युत का कुचालक है, इसमें विद्युत नहीं गुजरेगी। तो क्यों नहीं गुजरेगी, क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल का विलयन है जो वो आयन पैदा नहीं करता है, इसलिए ये विलयन है जो विद्युत का कुचालक होगा। तो इससे हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विद्युत का चालन उसी विलयन में होगा जिसमें आयन पैदा होंगे, और आयन अम्ल केवल जल में ही पैदा करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अम्ल जल में कैसे मिलाएं, कैसे मिलाएं। तो इसमें नोटेबल पॉइंट क्या है, अम्ल को जल में डालें, जल को अम्ल में न डालें। तो इस चीज को समझिए, अम्ल को जल में डालें, जल को अम्ल में न डालें। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने किसी बर्तन में डालकर अम्ल हाथ में ले लेना है, कि जैसे मैं इस मार्कर को हाथ में लिया हुआ हूँ, इसके अंदर मैंने अम्ल ले लिया, और नीचे किसी बर्तन में पानी ले लेंगे, ऊपर से इस बर्तन को उठा के ऐसे डालेंगे, तो ये अम्ल जल में डाला है। ऐसे नहीं करना कि नीचे वाले बर्तन में हमने अम्ल ले लिया और ऊपर वाले बर्तन में हमने जल ले लिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम अम्ल को नीचे ले रहे हैं, जल को ऊपर ले रहे हैं, और जल को अम्ल में डाल रहे हैं। ठीक है, तो हाथ में जो चीज़ होगी वही डाली जाएगी। तो ऐसा क्यों नहीं करना है, क्योंकि यदि अम्ल नीचे है और हाथ में हम पानी लिए हुए हैं, तो नीचे वाली चीज़ क्या करेगी, तो नीचे वाली चीज़ दाएं बाएं बिखरती है। यदि नीचे हमने अम्ल ले रखा है, ऊपर से हमने पानी डाल दिया, तो नीचे अम्ल बिखरेगा, और वो अम्ल बिखर कर क्या है, हमारे शरीर पे आ सकता है, हमारे पैरों पे आ सकता है। तो इससे क्या है, काफ़ी नुकसान हो सकता है। और यदि हम नीचे जल लेंगे, ऊपर से अम्ल डालेंगे, तो नीचे पानी है तो पानी बिखरेगा दाएं बाएं। तो पानी यदि हमारे कपड़ों पे लगेगा, शरीर पे लगेगा, पैरों पे लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मिलाना है। तो इस चित्र को देखकर आप समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ एक बर्तन ले लिया, तो इस बर्तन में हमने जल ले लिया इस तरह से, तो इसमें क्या है, जल, नीचे जल लेना है। और ऊपर बर्तन में क्या लेना है हमने, तो यहाँ पे हमने अम्ल लेना है।
इस तरह से। तो यहाँ पे अमल है और इसको धीरे धीरे करके इस तरह से आप इसमें डालते जाइए। तो अमल ऊपर से गिरना चाहिए, अमल ऊपर से गिरना चाहिए, न कि पानी। तो इस तरह से हम इसको जल में मिला देंगे। तो यदि यहाँ हमने जल ले लिया, यहाँ अमल ले लिया, तो ये ऊष्मा अक्षेपी क्रिया है। ऐसा करने से क्या होगा भाई, काफ़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलेगी और वो ऊष्मा क्या है आपके शरीर पे लग सकती है, तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से अमल को और जल को, यानी दोनों को धीरे धीरे हिलाते हुए, धीरे धीरे हिलाते हुए मिलाएं, हिलाते हुए मिला दें। तो इस प्रकार अमल को जल में मिला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है तनुकरण, डाइल्यूटेशन। तो तनुकरण का मतलब है पतला बनाना। तो तनु का मतलब पतला, सांद्र का मतलब गाढ़ा। तो पतला बनाना, ये क्या है, पतला बनाना। यानी तनुकरण क्या होता है, अमल या अक्षारक को जल में मिलाने से, जल में मिलाने से हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता घट जाती है, सांद्रता घट जाती है या सांद्रता में कमी आ जाती है। अब इस पॉइंट को समझिए कि जाहिर सी बात है, यदि किसी चीज़ में हम पानी डालेंगे तो वो पतला तो होगा ही होगा। तो यदि अमल में जल डालेंगे तो अमल पतला हो जाएगा, यदि अक्षारक में जल डालेंगे तो वो पतला हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, बस ये पॉइंट पकड़ना है कि जल अमल में डाल दिया या अमल जल में डाल दिया हमने, तो हाइड्रोजन आयन घट जाते हैं। अक्षार और जल मिला दिया तो OH यानी हाइड्रोक्साइड के आयन क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। क्योंकि पहले सांद्र था, गाढ़ा था, अब पानी मिला दिया तो हाइड्रोजन आयन घटेंगे अमल में से, अक्षारक होगा तो हाइड्रोक्साइड के आयन घट जाएंगे। तो इस तरह से जो ये आयनों की सांद्रता घटी है, इसको हम क्या कहते हैं, तनुकरण या पतला बनाना कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सार्वत्रिक सूचक, सार्वत्रिक सूचक। तो अब देखिए, जैसा कि नाम है सार्वत्रिक, सार्वत्रिक का मतलब है, सार्वत्रिक का मतलब जिसमें सब सूचक मिले हुए हों, जिसमें सब सूचक मिले हुए हों। यानी सार्वत्रिक जिसमें सब सूचक मिले हुए हों या जिसमें एक से अधिक सूचक मिले हुए हों। तो इसमें और क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अलग अलग रंगों में दिखाई जाती है, अलग अलग रंगों में दिखाई जाती है, अलग अलग रंगों में दिखाई जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक सूचक। कि इसमें कई सूचक मिले हुए होते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है जो वो अलग अलग रंगों में दिखाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यही मेरा मोटिवेशन है, यही मेरी सपोर्ट है। यदि आपको वीडियो पसंद भी नहीं आ रही है तो भी आप कमेंट करके बताइए कि आप किस प्रकार का मैटर चाहते हैं, ताकि मैं आने वाली वीडियो में वो सुधार कर सकूं। नेक्स्ट पॉइंट, पीएच स्केल। यानी पीएच स्केल क्या होती है, तो जैसा कि
हम जानते हैं P का मतलब पावर ऑफ, H का मतलब हाइड्रोजन, यानी pH स्केल। अब इसकी परिभाषा देखनी है। तो pH स्केल क्या है? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है। स्केल का मतलब एक पैमाना विकसित किया गया है। तो उसको pH स्केल कहते हैं। तो pH स्केल का मतलब क्या है कि किसी भी विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए एक स्केल बनाई गई है, एक पैमाना बनाया गया है, उसको हम pH स्केल कहते हैं। तो pH स्केल पर जो हमारी pH स्केल है उसके ऊपर 0 से 14 तक मान लिखा होता है। pH स्केल पर कितना मान? 14 तक मान लिखा होता है, 0 से 14। जैसे मैं pH स्केल यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ से 0 शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहाँ पे 14, यानी 14 तक का मान लिखा होता है इसके ऊपर। तो जहाँ पे 7 है, 7, तो 7 पे उदासीन, यानी जिस विलयन की सांद्रता 7 है तो वो क्या होता है? उदासीन। वो ना तो अम्ल होता ना अक्षार होता। तो इस 7 से हम इस तरफ बढ़ेंगे, 6 5 4, तो यहाँ पे क्या शुरू हो जाता है? अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, यानी इस साइड अम्लीय प्रकृति बढ़नी शुरू हो जाती है। 7 से उस साइड बढ़ेंगे, राइट हैंड की तरफ है, यहाँ पे अक्षार की है प्रकृति बढ़ती है, यानी 7 उदासीन है। यदि किसी विलयन का मान 7 है तो वो क्या कहलाएगा? उदासीन, ना ही अम्ल ना ही अक्षार। यदि किसी का 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, इस तरफ है, तो वो क्या है? अम्लीय प्रकृति का विलयन है। यदि किसी विलयन का मान 8 9 10 7 से बड़ा है तो वो क्या है? अक्षारीय है। चाहे किसी का 7.1 भी हो वो भी क्या है? अक्षारीय है। चाहे किसी का 6.9 हो वो भी क्या है? अम्ल है। तो इस तरह से इस स्केल के द्वारा हम अम्ल, अक्षार और उदासीन का पता लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे, जो नोट करने योग्य बात है वो क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है तो pH मान घटता है। तो अब देखिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है तो pH मान घटता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी का pH मान 6 है मान लो, तो 6, यदि उस 6 pH मान वाले विलयन
के अंदर हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देखें तो वो क्या मिलेगी, कम मिलेगी। किसकी बजाय यदि हम 5 वाले घोल की सांद्रता देखें तो 5 वाले की सांद्रता देखेंगे तो इसमें हाइड्रोजन आयन अधिक मिलेंगे इसके हाइड्रोजन आयन से। 4 की देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन के आयन और ज़्यादा मिलेंगे। 3 की देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन आयन और ज़्यादा मिलेंगे। 2 पे देखेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन आयन और ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन और ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन और ज़्यादा मिलेंगे। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ रही है पीएच मान घट रहा है। तो ये पॉइंट देखना है आपने। यहाँ पे जिसकी पीएच मान 0 है तो यहाँ पे इसका मतलब इस 0 पे ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा, ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा, यहाँ पे शक्तिशाली अम्ल। यहाँ पे 14 पे देखेंगे इस साइड 7 से 8 थोड़ा सा और ज़्यादा अक्सार, 9 पे और ज़्यादा, 10 पे और ज़्यादा, 11 पे और ज़्यादा, 14 पे जाके सबसे ज़्यादा प्रबल अक्सार आ जाता है, प्रबल अक्सारक सबसे ज़्यादा। तो इस तरह से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है तो पीएच मान क्या हो जाता है, घट जाता है। और देखेंगे अब यहाँ पे 2 चीज़ें निकल के आई हैं, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा हो, उसको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा है यहाँ पे तो इसलिए प्रबल अम्ल है। तो पहले वाली वीडियो में हमने बताए थे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ये ज़्यादा हाइड्रोजन के आयन पैदा करते हैं, इसलिए ये दोनों क्या हैं, ये प्रबल अम्ल हैं। उसके बाद दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल। दुर्बल का मतलब कमज़ोर अम्ल। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तो क्या होती है, कम होती है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन आयन कम पैदा करते हैं इसलिए वो दुर्बल अम्ल हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें HNO3 था हमारा नाइट्रिक अम्ल, तो ये दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में था। और एसिटिक अम्ल था CH3COOH, ये दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में था। तो अब इसी तरह से प्रबल अक्सार जो 14 पे मान आया था, प्रबल अक्सारक वो क्या होता है, तो प्रबल अक्सारक में क्या होगा, OH ऋण आयन ये पैदा करते हैं। तो OH ऋण आयन की सांद्रता अधिक होती है तो उसको हम प्रबल अक्सार कहते हैं। तो कहने का मतलब यदि कोई अक्सारक जल में घोलने पर OH आयन ज़्यादा मात्रा में देता है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रबल अक्सारक। यदि कोई अम्ल जल में घोलने से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा देता है तो उसको हम प्रबल अम्ल कहते हैं, क्योंकि अम्ल में हाइड्रोजन के धनायन होते हैं, अक्सारक में OH के ऋण आयन होते हैं। तो OH ऋण आयन ज़्यादा मात्रा में पैदा करे, प्रबल अक्सारक। तो इसमें जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम लिया जा सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का नाम लिया जा सकता है। इसी प्रकार यहाँ पे दुर्बल अक्सारक, तो दुर्बल अक्सारक में क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड ऋणात्मक आयन की सांद्रता कम उत्पन्न होती है। यहाँ पे यदि OH ऋण आयन कम होंगे तो वो अक्सारक क्या होगा, वो दुर्बल होगा। तो इसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नाम ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। तो आशा करूँगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम कई तत्वों के पीएच मान बताएंगे और पीएच का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज होता है तो उसके बारे में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।